नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारे जो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट के कवर करेगी, जिसमें हम आज के जो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों टॉप 30 क्वेश्चन को हम जो आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमने पहले आपसे कुछ देर पहले लाइव रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण वह लाइव रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कट गई। तो हम दोबारा वहीं से जहां से हमारी लाइव रिकॉर्डिंग बंद हुई थी और वहीं से दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो 12वां क्वेश्चन चल रहा था, अब वही 12वां क्वेश्चन अब यहाँ पे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका अर्थ क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक के तत्वों का वर्णन है। ये सरकार के लिए वे दिशा निर्देश हैं, सरकार के लिए क्या वे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन कानून बनाते समय करना, ताकि एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। मतलब एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य, गांधीवाद, पर्यावरण संरक्षण। तो पहला क्या है मुख्य उद्देश्य, सामाजिक न्याय, समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़ों को सुरक्षा और न्याय प्रदान करना। और आर्थिक में क्या है, आर्थिक सुरक्षा में है आर्थिक समानता, संपत्ति का समान वितरण और सभी को जीविका के पर्याप्त साधन देना, जीविका का पर्याप्त साधन देना। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों की देखभाल और सभी के लिए मुक्त शिक्षा का प्रयास करना, यह मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक के तत्व के। अगला उद्देश्य क्या है, गांधीवादी आदर्श, पंचायतों का गठन करना और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भागवत गीता का शैक्षणिक दर्शन क्या है। भागवत गीता का शैक्षिक दर्शन क्या है, या एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता। इसके जो प्रमुख विचार क्या हैं, इसके प्रमुख विचार हैं निष्काम कर्म करना गीता का मुख्य संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शिक्षा का उद्देश्य भी फल के लालच के बिना कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। अगला क्या है, स्वधर्म, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी रुचि और स्वभाव होता है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति स्वधर्म पहचानने में मदद करे। आत्मसंयम, मन को वश में करना सबसे बड़ी विधा है। गीता अनुशासन और इंद्रियों निग्रह पर बल देती है। ज्ञान की सर्वोच्चता गीता के अनुसार ज्ञान से एक पवित्र इस संसार में कुछ नहीं। यह अज्ञानता के अंधेरों को दूर करता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके अंधेरे को दूर करता है, जिसको ज्ञान आ जाता है। और शिक्षा छात्र संबंध क्या है, शिक्षा छात्र संबंध है अर्जुन और कर्ण का संवाद,
अर्जुन और कर्ण का संवाद एक आदर्श शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को दर्शाता है, जहां जिज्ञासा और तर्क का सम्मान होता है। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? भारतीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण। भारतीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण, सोशल सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कैसे है? इसका स्तरीकरण का अर्थ क्या है? अर्थ है समाज को विभिन्न समूहों या परतों में बांटने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जब इसका मुख्य जो भारतीय समाज के संदर्भ में मुख्य धारा क्या है? एक है पहली जाति, आई मीन कास्ट। भारत में स्तरीकरण का सबसे पुराना आधार क्या है? जाति। जो हमारा भारत है उसमें स्तरीकरण का सबसे जो पुराना आधार क्या है? जाति। यह जन्म पर आधारित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। क्या हमारी जो जाति है वह जन्म के अनुसार निर्धारित होती है और इसे कभी बदला नहीं जा सकता। अगला है वर्ग, क्लास। यह आर्थिक स्थिति अमीर मध्यम गरीब पर आधारित होती है। इसे मेहनत और शिक्षा से बदला जा सकता है। क्या अपने वर्ग को हम अमीर में कन्वर्ट करना है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए हम शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। और हम माध्यम में हैं तो भी हमें मेहनत करनी है, और अमीर है तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगला क्या है? लिंग। लिंग क्या है? जेंडर। पुरुष और स्त्री के आधार पर समाज में कार्य और अधिकारों का बंटवारा। जैसे आज तुम देखते होगे पुरुष प्रधान है, स्त्री केवल घर के कार्यों के लिए बताई जा रही है और पुरुष बाहरी कार्यों के लिए बताया जाता है। इसलिए अगला क्या है? इसलिए लिंग जेंडर में जो अधिकार हैं उनके कार्यों को जो अधिकार है समान बंटवारा होना चाहिए। अगला क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय कैसा? व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर समाज में उसका ऊंचा या नीचा स्थान तय होता है। मतलब जो हमारा व्यवसाय है उसके आधार पर हमारा स्थान यानी ऊंचा वर्ग या नीचा वर्ग स्थान तय होता है। अगला क्या है? शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का प्रभाव क्या है? वर्तमान में शिक्षा स्तरीकरण के पुराने बंधनों को तोड़ रही है और योग्यताओं को आधार बना रही है। सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा, सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? जो समाज की गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो जब व्यक्ति या समूह समाज के एक स्टेटस से दूसरे स्तर में जाता है, जैसे गरीब व्यक्ति से अमीर या किसी निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति होना, क्या कहलाता है? समाजीकरण, सामाजिक की गतिशीलता कहलाती है। इसके क्या शिक्षा के संबंध में क्या संबंध है समाज की गतिशीलता का? तो क्या अवसर की समानता शिक्षा सभी के लिए समान द्वार खोलती है और एक गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनकर अपना सामाजिक स्तर ऊंचा कर सकता है। जैसा कि आज के समाज में बहुत से व्यक्ति या आप भी अपने स्तर को बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ इसी प्रकार से ये अवसर की समानता कहलाती है। अगला क्या है? अगला है कौशल का विकास। कौशल विकास कैसे होता है? आधुनिक समाज में योग्यता ही गतिशीलता का आधार है। जो हमारा आज प्रेजेंट का वर्तमान का भारत है या वर्तमान समय में जो वर्तमान समाज है, आज क्या है? गतिशीलता का जो आधार है वह क्या है? योग्यता। आज कहीं आप अपना फार्म या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आपकी योग्यता पूछी जाएगी। कुछ इसी प्रकार कौशल विकास कहलाता है। शिक्षा व्यक्ति को वह कौशल देती है जिससे वह बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके। अगला है जागरूकता। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति
अधिक सजग होता है, जिससे वह विकास के ओर बढ़ता है, विकास की ओर बढ़ता है। प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में शिक्षा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में शिक्षा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा स्वतः ही सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देती है। जैसे आप किसी आईएएस या पीसीएस के आधिकारिक पदों वहां पर पदों पर बैठोगे तो आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह खुद पर खुद बढ़ जाती है। इसलिए समाज में क्या सामाजिक जो गतिशीलता है उसमें जो प्रतिष्ठा है उसकी वृद्धि स्वयं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51 से लेकर 36 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये सरकार के लिए वे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन कानून बनाते समय करना चाहिए ताकि एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे? समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़ों की सुरक्षा और न्याय का प्रदान करना चाहिए। आर्थिक समानता में क्या है? संपत्ति का समान वितरण करना और सभी को जीविका के पर्याप्त साधन देना। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल और सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी आदर्श, पंचायतों का गठन करना और कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये क्या है? भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य ही कहलाते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर आपसे पूछे हमारे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के हैं तो 51 के ए से लेकर 51 के तक हैं। ये अनुच्छेद 51 के तक है। अगला क्या है? जो भगवत गीता का शिक्षक दर्शन है, भगवत गीता का शिक्षक दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता। तो इसका प्रमुख विचार क्या है? इसका प्रमुख विचार है निष्काम कर्म करना। निष्काम यानी कर्म करना। गीता का मुख्य संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शिक्षा का उद्देश्य भी फल के लालच के बिना कर्तव्य पथ पर चलना होना चाहिए। मतलब कर्म की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी प्रकार शिक्षा के लालच को बिना अपनाए अपने कर्तव्यों का पालन करो, कर्तव्य पथ पर चलो तो आपको फल स्वयं ही मिल जाएगा। अगला क्या है? स्वधर्म। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अभिरुचि और स्वभाव होता है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति स्वधर्म पहचानने में मदद करे। मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वह जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और स्वभाव मतलब उसे अपने स्वधर्म को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। स्वधर्म ऐसा हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। क्या अगला क्या है? आत्म संयम। ये प्रमुख विचार हैं। आत्म संयम क्या है? मन को बस में करना ही सबसे बड़ी विधा है। मन को वश में करना ही क्या है? सबसे बड़ी विधा है। गीता अनुशासन और इंद्रिय निग्रह पर बल देती है। गीता किस पर देती है? जो गीता किस पर बल देती है? अनुशासन और इंद्रिय निग्रह पर बल देती है। ज्ञान की सर्वोच्चता। अगला पॉइंट है ज्ञान की सर्वोच्चता। गीता के अनुसार ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं। ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं। यह अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक छात्र संबंध।
शिक्षक यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, जैसे अर्जुन और कृष्ण का संवाद, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, सॉरी, अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद, संवाद एक आदर्श शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को दर्शाता है। आदर्श शिक्षक और एक शिष्य के रिश्ते को दर्शाता है, जहां जिज्ञासा और तर्क का सम्मान किया जाता है। जहां पर क्या होता है, जिज्ञासा और तर्क, मतलब हमारे जो उमड़ रहे विचार, हमारी सोचने समझने की क्षमता का सम्मान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, शिक्षा दर्शन का विकास कैसे हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा दर्शन का विकास कैसे हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, अगला इसका सही आंसर है शिक्षित जगत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित शिक्षा दर्शन का विकास। दर्शन एवं शिक्षा दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन दोनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा हुआ है। मतलब जो शैक्षणिक जगत है, उसमें जो शिक्षा का दर्शन है, दर्शन क्या है, उसका विकास, शिक्षा दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त प्रयास हैं। यह क्या है, संयुक्त प्रयास हैं। दार्शनिक चिंतन द्वारा व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने पर कार्य किया जाता है। दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का सहारा लिया जाता है। मतलब अपने जो जीवन दर्शन द्वारा क्या होता है, अपने जीवन के जो निर्धारित उद्देश्यों की जो प्राप्ति के लिए शिक्षा का सहारा लिया जाता है। हम अपने जीवन को जो निर्धारित करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, शिक्षा का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसलिए दर्शन तथा दार्शनिकों द्वारा शिक्षा के उस स्वरूप की बात कही जाती है जो उनके द्वारा निर्धारित जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। दर्शनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दर्शन द्वारा शिक्षा दर्शन का विकास के प्रयास किए हैं। क्या है इसमें, जो दर्शन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दर्शन द्वारा शिक्षा दर्शन के विकास के प्रयास किए गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए दर्शन की आवश्यकता अनुभव की गई है तथा उसने दर्शन को सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षा दर्शन के विकास के लिए प्रयास किए। इस प्रकार दर्शन एवं शिक्षा के संयुक्त प्रयासों द्वारा शिक्षा दर्शन का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का उल्लेखन कीजिए। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का उल्लेखन कीजिए। आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में शिक्षा दर्शन या दर्शन के माध्यम से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आप दर्शन के जो प्रश्न हैं आप तैयार जरूर करके जाएं। तो इसका उत्तर क्या है, शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया है जिसके विभिन्न पक्ष हैं। दूसरी ओर दर्शन भी एक विस्तृत विषय है तथा दर्शन के क्षेत्र में अनेक मत एवं संप्रदाय हैं। इस स्थिति में शिक्षा दर्शन का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होना है। मतलब इस स्थिति में शिक्षा का जो दर्शन है उसका क्या अध्ययन है, क्षेत्र विस्तृत, मतलब क्षेत्र उसका बड़ा होना है। स्वाभाविक ही है, क्षेत्र विस्तृत होना स्वाभाविक ही है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत समस्त दार्शनिकों मतों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यचर्या तथा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न दार्शनिक मतों में अनुशासन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण
अपनाया गया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन को लागू करने के प्रति विभिन्न विभिन्न रुख विभिन्न रुख अपनाए गए हैं। इनका इन सब का अध्ययन भी शिक्षा दर्शन में किया जाता है। इन सब का भी अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा दर्शन में किया जाता है। और अनुशासन स्थापित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियां एवं उपायों में भी दार्शनिक दृष्टिकोण का संबंध अंतर है। अगला क्या संबंध अंतर है? इन समस्त भिन्नताओं का अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या है? भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर करके जाएं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये, कम से भी कम 15 नंबर में 15 मार्क्स देकर जाएगा अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करके चले जाएंगे। तो क्या है? भारतीय दर्शन केवल सोचने का तरीका नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला है। भारतीय दर्शन सोचने का तरीका नहीं बल्कि यह क्या है? एक जीवन जीने की कला है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? निम्नलिखित। जीवन से जुड़ाव। पहली विशेषता क्या है? जीवन से जुड़ाव। भारतीय दर्शन के केवल दिमागी कसरत या जिज्ञासा नहीं है। भारतीय दर्शन के दिमागी कसरत केवल जिज्ञासा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाना, मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाना और जीवन को बेहतर बनाना है, और जीवन को बेहतर बनाना है। दुख से शुरुआत, दुख से शुरुआत पर आशावादी अंत। दुख से शुरुआत पर आशावादी अंत भारतीय दर्शन स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन स्वीकार करता है संसार में दुख, लेकिन यह विनाश नहीं करता, लेकिन यह विनाश नहीं करता। यह उन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है। यह उन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है जैसे बुद्ध का अष्टांग मार्ग, बुद्ध का अष्टांग मार्ग भी दिखाता है। बुद्ध का अष्टांग मार्ग भी दिखाता है। एक मिनट रुको, मैं पेंसिल का थोड़ा साइड छोटा कर लूं। इतना ही रहेगा। अगला क्या है? अगली विशेषता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता क्या है? सभी भारतीयों दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। जो हमारे भारत के दार्शनिक हैं ये सभी क्या मानते हैं? आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य का लक्ष्य है, उनका क्या मानना है? मनुष्य का लक्ष्य है केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जानना और उसे शुद्ध बनाना है। उनका लक्ष्य क्या है? उनका जो लक्ष्य केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि अपनी आत्मा और उसे शुद्ध बनाना भी उनका लक्ष्य है। अगला क्या है? अज्ञान की दुख का कारण। अज्ञान की दुख का कारण अगला बिंदु है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के दुखों की सबसे बड़ी वजह अज्ञान है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो हमारे मनुष्य की जो दुखों की सबसे बड़ी समस्या क्या है या वजह क्या है? वह अज्ञान है। जब व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे दुखों से मुक्ति मिलती है। जब किसी व्यक्ति को सही ज्ञान मतलब एक अच्छा ज्ञान होता है तो उस व्यक्ति को क्या होती है? दुखों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति अपने आप में एक सेटिस्फाइड होता है। अगला क्या है? मोक्ष परम लक्ष्य है। मोक्ष परम लक्ष्य है। चक्राव ना चार्वाक दर्शन को छोड़कर
चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शन मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जन्म मरण के चक्रण से मुक्त प्राप्त करना है। जन्म मरण के चक्रण से मुक्त प्राप्त करना है। मोक्ष मोक्ष आपको यहीं पर मिलेगा। ये हमेशा अपने सदैव मन में उतार लो। अगला क्या है? अगली विशेषता है योग और अभ्यास का महत्व। योग और अभ्यास का महत्व। केवल ज्ञान काफी नहीं, मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए योग और ध्यान और निरंतर अभ्यास भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अपने मन और इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां हैं, और अपने मन को जो बस में अपने आप उस पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और योग और नियंत्रण अभ्यास की जरूरत होती है। हम लगातार ध्यान करेंगे तो हमारा आईक्यू और हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगेगा। योग हमारे शारीरिक शरीर को मजबूत करेगा और निरंतर अभ्यास से हम निरंतर मजबूत होते रहेंगे, जिससे हमारा ज्ञान, बुद्धि एक तार्किक दिशा और विकासशील की अवस्था में पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, दर्शन और अनुशासन क्या है? दर्शन और अनुशासन या इनमें अंतर क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे अनुशासित रखा जाए? शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे अनुशासित रखा जाए, इसके बारे में अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं के अलग अलग मत हैं। मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे अनुशासित रखा जाए, इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। तो इसका पहला क्या है? पहला विचार है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है? यह विचारधारा कठोर अनुशासन का समर्थन करती है। आप बताओ मुझे, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आदर्श मतलब कठोर अनुशासन का समर्थन करती है? कौन सी है? आदर्शवाद। आदर्शवाद किस विचारधारा का समर्थन करती है? कठोर अनुशासन। इसके अनुसार बच्चों को नियमों में बांधकर और शिक्षकों के नियंत्रण पर रखना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार बच्चों को नियम की एक डोर में बांधकर और शिक्षकों के नियंत्रण में रखना चाहिए। मतलब बच्चों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? अब एक शिक्षक पर होना चाहिए। अगला क्या है? यथार्थवाद, रियलिज्म। यथार्थवाद क्या? यह बहुत अधिक सख्त के खिलाफ है। यथार्थवाद क्या? यह बहुत अधिक सख्त के खिलाफ है। मतलब जो स्ट्रिक्ट, सख्त से सख्त अनुशासन है, यथार्थवाद उस अनुशासन के खिलाफ है। मतलब आदर्शवाद अनुशासन के खिलाफ है। क्या है यह बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। यथार्थवाद क्या कहता है? यह बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता देने की वकालत करता है ताकि वे वास्तविक दुनिया को समझ सकें। अगला है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। यह क्या है? यह किसी भी तरह के बाहरी दबाव या सजा के खिलाफ है। यह किसी भी तरह के बाहरी दबाव या सजा के खिलाफ है। इसका मानना है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चा अपनी गलतियों और प्रकृति से खुद सीखेगा। प्रकृतिवाद का क्या मानना है? बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए और बच्चे क्या प्रकृति से और अपनी गलतियों से खुद उसका अनुभव उससे खुद सीखेगा। और यथार्थवाद क्या कहता है? कठोर अनुशासन के खिलाफ है और बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह वास्तविक दुनिया समझ सके। आदर्शवाद क्या है? यह कठोर विचारधारा का अनुशासन, मतलब कठोर अनुशासन का
समर्थन करता है। बच्चों को एक नियम में बांधकर शिक्षक के नियंत्रण में देना चाहिए। लेकिन वही प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है कि किसी भी तरह के बाहरी दबाव की सजा के खिलाफ है। मतलब किसी बच्चों को किसी भी शिक्षक के नियंत्रण में नहीं देना चाहिए, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वह अपनी गलतियों और प्रकृति से खुद सीखे और अपने अनुभव से भी उसे सीखना चाहिए। व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन में सीखता रहता है, एक लर्निंग मूड में रहता है, मतलब सीखने में ही उसका पूरा जीवन रहता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने जीवन में सीखता रहता है और अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ व्यक्ति और अच्छा अपने आप को विकासशील बनाने में लगा रहता है। अगला क्या है? प्रयोजनावाद। परियोजनावाद परियोजनावाद क्या है? या व्यवहारवाद। यह सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। कौन? परियोजनवाद। परियोजनवाद किस पर देता है? यह सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। इसका मानना है कि जब बच्चा समाज में मिलजुल कर काम करता है तो वह अपने आप अनुशासन सीख जाता है। अनुशासन के तीन प्रमुख प्रकार हैं। अनुशासन के तीन प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दमनात्मक दमनात्मक अनुशासन, जिसे क्या कहते हैं? डर या दंड या सजा के माध्यम से बच्चों को बस में करना। दूसरा क्या है? प्रभावनात्मक अनुशासन। शिक्षक के अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार को देखकर छात्र का स्वयं अनुशासित हो जाना। मतलब प्रभावात्मक क्या अनुशासन है? शिक्षक के जो शिक्षा है, हमारे जो अध्यापक हैं, उनके अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे व्यवहार, मतलब उनके अच्छे संस्कारों को देखकर जो एक छात्र है उसको स्वयं अनुशासित होना चाहिए। तीसरा क्या है? मुक्त्यात्मक अनुशासन। क्या है मुक्त्यात्मक? बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा से सीखे। बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा से सीख सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। भागवत गीता में किस मार्ग को चुना है? जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसने किस मार्ग को चुना है? तो उसने किस मार्ग को चुना है? भगवत गीता में प्रवृत्ति मार्ग कर्म के मार्ग को द्वारा स्थापित किया है। हमारी भगवत गीता ने प्रवृत्ति मार्ग या कर्म के मार्ग को द्वारा स्थापित किया है। शिक्षा के नजरिए से प्रवृत्ति मार्ग का बहुत महत्व है, जबकि निवृत्ति मार्ग संन्यास आश्रम के लिए ठीक नहीं माना जाता। निवृत्ति मार्ग केवल संन्यास आश्रम के लिए ठीक नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 22 है गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का असली लक्ष्य क्या है? जो हमारी गीता है उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सच्चा ज्ञान, सात्विक ज्ञान वह है जिससे इंसान सभी जीवित प्राणियों में से एक अविनाशी परमात्मा को देखे। सच्चा ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिससे इंसान सभी जीवित प्राणियों में से एक अविनाशी परमात्मा को देख सके। ज्ञान का लक्ष्य केवल मनुष्य की एकता की पहचानना नहीं, मनुष्य की एकता को पहचानना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विभिन्नता के पीछे छिपी हुई एकमात्र सत्ता परमात्मा को महसूस करना है। पूरी दुनिया के पीछे छिपी हुई कौन सी सत्ता है? एकमात्र परमात्मा की सत्ता को महसूस करना, फील करना। क्या है? अब असली लक्ष्य ही गीता के अनुसार व्यक्ति का असली लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गीता के अनुसार शिक्षा क्या है? गीता के अनुसार शिक्षा क्या है? गीता के अनुसार शिक्षा
वह है जो हर व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ब्रह्मा या परमात्मा का अनुभव कराने में मदद करती है। गीता के अनुसार क्या है शिक्षा? हर व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ब्रह्मा या परमात्मा का अनुभव कराने में मदद करती है। क्या है? ब्रह्मा या परमात्मा का अनुभव कराने में मदद करती है। आत्मा की पहचान केवल शिक्षा के माध्यम से ही होती है। आत्मा की आत्मा की पहचान किससे होती है? केवल शिक्षा के माध्यम से होती है। प्रश्न नंबर 24 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में आने के 100 से 100% चांस हैं। 1% में ये भी कर सकता हूँ नहीं आ सकता, लेकिन 100% तो इसकी चांस है कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। वेदांत से आप क्या समझते हैं, या अथवा वेदांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ वे विचार जिनका जन्म वेदों से हुआ है। क्या? वो विचार जिनका जन्म हमारे वेदों से हुआ है, उन्हें वेदांत कहा जाता है। जिन विचारों का जन्म वेदों से होता है उनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। स्रोत सामग्री क्या है इसकी? स्रोत सामग्री है उपनिषद और गीता को वेदांत दर्शन का मुख्य हिस्सा और स्रोत माना है। किस किस को? उपनिषद और गीता को वेदांत दर्शन का मुख्य हिस्सा और स्रोत माना है। प्रमुख विचारक वेदांत के प्रमुख विचारक कौन है? श्री शंकराचार्य जी। श्री शंकराचार्य जी वेदांत के प्रमुख विचारक हैं। क्या है इनके अनुसार? वेदांत दर्शन के प्रमुख, वेदांत दर्शन के मुख्य प्रवर्तक थे। वेदांत दर्शन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? श्री शंकराचार्य जी। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांता कहा जाता है। उनके दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैत वेदांता कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाएगा? अद्वैत वेदांता क्या है? अद्वैत वेदांता क्या है? इसकी परिभाषा, इसका अर्थ समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका आगे आएगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ता हूं। तो क्या है? इनके दर्शन को क्या कहा जाता है? शंकराचार्य जी को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। रामानुजनाचार्य क्या कहते हैं वेदांत के बारे में? ये कहते हैं इन्होंने विशिष्टाद्वैत नाम दिया है। इन्होंने वेदांत को क्या नाम दिया है? विशिष्टाद्वैत नाम दिया है। जिस नाम की शाखा शुरू होती है, विशिष्टाद्वैत नाम की शाखा शुरू होती है। अन्य शाखाएं इसके अलावा शुद्ध द्वैत और शुद्ध द्वैत और द्वैताद्वैत जैसी और भी कई शाखाएं हैं जिन्हें पूजा पाठ और उपासना की नई विधियां सिखाई जाती हैं। शिक्षा में महत्व क्या है? शिक्षा की दृष्टि से इन सभी शाखाओं का अपना विशेष स्थान और महत्व है। इसका सही मतलब इसकी जो थ्योरी है कैसे बना के लिखनी है वो है। तो सभी चिंतन धाराएं जिनका उद्गम वेदों से है, वेदांत के अंतर्गत आती हैं। इस दृष्टि से उपनिषद तथा गीता को वेदांत दर्शन के अंग मानना चाहिए। परंतु इनमें दर्शन का क्रमबद्ध विवरण न होने से इन्हें दर्शन की पृथक शाखा के रूप में नहीं लिया जाता। वेदांत शाखा के लिए उपनिषद तथा गीता स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारतीय चिंतन का चरम उत्कर्ष वेदांत दर्शन में मिलता है। वेदांत शाखा के आदि प्रवर्तक शंकराचार्य थे। उनके बाद जो कुछ भी लिया गया है वह सब वेदांत की शाखा उपशाखा के रूप में वेदांत की ही पुनः व्याख्या माननी चाहिए। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। वेदांत दर्शन एक ही शाखा जिसके प्रवर्तक
श्री रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत के नाम से जानी जाती है। अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत के दो सीमांत एक्सट्रीम दृष्टि प्रस्तुत करते हैं और शिक्षा की दृष्टि से दोनों का अपना स्थान है। इन दोनों शाखाओं के अतिरिक्त शुद्धद्वैत और द्वैताद्वैत आदि और भी अनेक शाखाओं का उद्गम हुआ है, जिनके प्रभाव के कारण उपासना की नई नई विधियां विकसित हुई हैं। शिक्षा की दृष्टि से अन्य शाखाओं का महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है अनुशासन वेदांत। अनुशासन वेदांत क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो यह क्या है अनुशासन वेदांत। अनुशासन वेदांत के अनुशासन का अर्थ वेदांत के अनुसार अध्ययनों को सही ढंग से चलाने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य मन को संयमित करना है। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मन को संयमित करना है, क्योंकि मन जब तक संयमित नहीं होता तब तक एक एकाग्रता कंसंट्रेशन नहीं आती। बिना एकाग्रता के प्रभावी अध्ययन संभव नहीं। बिना एकाग्रता के प्रभावी अध्ययन संभव नहीं। हर एक छात्र को आपको भी एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, तभी अपने जीवन में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्या है वेदांत में बालक की मानसिक प्रकृति के आधार पर 4 व्यवस्थाओं का वर्णन किया, जो अनुशासन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। पहली प्रक्रिया क्या है, क्षिप्त अवस्था। क्या, डिस्ट्रैक्शन स्टेट। इसमें क्या होता है, यह अंतकरण की सबसे चंचल अवस्था है। यह क्या है, अंतकरण की सबसे चंचल अवस्था है। लक्षण, इस अवस्था में बालक किसी एक कार्य या अध्ययन में लंबे समय तक ध्यान लगाकर बैठना संभव नहीं होता। व्यवहार, बालक का ध्यान बार बार भटकता रहता है। यदि वह कोई काम कर रहा है और बीच में कोई अधिक रुचिकर बात आ जाए, तो वह पुराने कामों को छोड़कर नए कामों में लग जाता है। दूसरा है मूड अवस्था, डल या इग्नोरेंट स्टेट। तो इसमें क्या होता है, अनुशासन की दृष्टि से इसे निम्न सबसे निचली अवस्था माना जाता है। इसका लक्षण क्या है, इस स्थिति में छात्र पूरी तरह से अपनी इंद्रियों का दास होता है। मतलब इस स्टेट में क्या होता है, जो एक छात्र है अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसकी जो वह कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के अनुसार कार्य करता है। इसका व्यवहार क्या है, व्यवहार है बालक केवल वही कार्य करता है जो उसकी इंद्रियों को सुखद लगते हैं। अध्ययन के लिए यह सबसे प्रतिकूल बुरी स्थिति मानी जाती है। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है, अगला बिंदु क्या है, विक्षिप्त अवस्था, पर्टेली फोकस्ड स्टेट क्या है, यह स्वयं और अश्व के बीच संघर्ष की स्थिति है। यह स्वयं और अश्व के बीच संघर्ष की स्थिति है। लक्षण, यह इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण शुरू होता है। बालक अपनी इच्छाओं से अध्ययन करने की कोशिश करता है। बालक क्या करता है, अपनी इच्छाओं से अध्ययन करने की कोशिश करता है। इसमें संघर्ष क्या होता है, इंद्रियां उसे अपने अध्ययन की ओर खींचती हैं,
लेकिन वह अपनी आंतरिक शक्ति स्वयं से ध्यान लगाने का प्रयास करता है। ध्यान लगाने का प्रयास करता है। इसमें चुनौती आती है। चुनौती क्या आती है? इस अवस्था में ध्यान बहुत कम समय अल्पकालिक मतलब बहुत कम समय के लिए टिकता है। लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखना शिक्षार्थी के लिए कठिन होता है। नोट नोट क्या है? आपके द्वारा भेजे गए चित्र में चौथी अवस्था का वर्णन अधूरा है। मतलब इसमें एक चौथी अवस्था भी है जो इसमें पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई है, तो उसे मैं आप गूगल सर्च कर लेना। गूगल पर डालना कि क्या डालना है, मैं आपको बता दूं, अनुशासन वेदांत की चौथी अवस्था क्या है, तो आपको वहां पर आ जाएगी। 3 अवस्था तो मैंने पढ़ा दी है। 3 अवस्था कौन कौन सी है? पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन स्टेट, जहां पर हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होते, केवल किसके गुलाम होते हैं? इंद्रियों के गुलाम होते हैं। दूसरी है मूढ़ की अवस्था, यहाँ पर भी हम जिसे हम इग्नोर मतलब यहाँ पर हम अपने मन के गुलाम होते हैं। तीसरी है फोकस्ड स्टेट, जिसे विक्षुब्ध अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हम किसके यहाँ पर हम अपने आप को नियमित या अनुशासन के अनुसार संचालित करते हैं। चौथी अवस्था जो है, आप एक बार उस पर गूगल पर सर्च कर लेना। तो अगला प्रश्न क्या है, मतलब एक बार देख लेता हूँ। वेदांत में चौथी अवस्था एकाग्र होती है। मतलब हाँ, यहाँ लिखा हुआ है वेदांत में जो चौथी अवस्था है क्या एकाग्र है, एकाग्रता होती है, जहां मन पूरी तरह स्थिर होता है। मतलब हम जो चाहें वह हमारा मन कार्य करेगा, उसे ही क्या कहते हैं? एकाग्रता की जो चौथी अवस्था है, एकाग्रता की चौथी अवस्था को ही क्या कहते हैं? चौथी अवस्था को ही क्या कहते हैं हम? एक मिनट, अनुशासन वेदांता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो इसके अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का दर्शन मनुष्य को सर्वगुण विकास और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है अज्ञान से मुक्ति और सहानुभूति। अज्ञान से मुक्ति, आत्मानुभूति। क्या हम अज्ञान मतलब बेकार ज्ञान से मुक्ति होनी चाहिए और आत्मानुभूति होनी चाहिए। शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य उसका अज्ञान से मुक्त करना है, जो भेदभाव उत्पन्न करता है और आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में बाधा डालता है। दूसरा है अद्वैत दृष्टि का विकास। शिक्षा बालक को उस प्रकाश की ओर ले जाती है जहां वह भेद में अभेद का दर्शन करता है, अर्थात वह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। तीसरी क्या है? समग्र व्यक्ति का रूपांतरण। गीता का आग्रह है कि मनुष्य को ऐसी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो जिससे उसके पूरे व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाए। जिससे क्या? उसके पूरे व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाए। मनुष्य को ऐसी आध्यात्मिक मुक्ति होनी चाहिए। अगला बिंदु क्या है? देवी प्रकृति की प्राप्ति। शिक्षा के माध्यम से मानवीय प्रकृति को देवी प्रकृति में बदला जाता है, जिससे व्यक्ति के नैतिक आचरण सहज और स्वाभाविक बन जाते हैं। जिससे व्यक्ति के जो नैतिक आचरण हैं वह सहज और स्वाभाविक बन जाते हैं। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है ईश्वर के साथ समरूपता। शिक्षित व्यक्ति की आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से प्रेरित और देवी संकल्प के साथ कर्म करता है, जिससे उसकी बुद्धि ईश्वर में विलीन
हो जाती है। अगला क्या है, तनाव से रूपांतरण। तनाव से रूपांतरण, मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, गीता के अनुसार जीवन के तनावों को नष्ट करने के बजाय उन्हें रूपांतरण या ट्रांसफर करना आवश्यक है। इंद्रियों की शुद्धि, शिक्षा के माध्यम से शरीर, मन, इंद्रियां नष्ट नहीं होती, बल्कि वे इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि उनके माध्यम से ईश्वरीय ज्योति के दर्शन किए जा सकते हैं। संक्षेप में, गीता के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मोह और अज्ञान से मुक्त कर उसे निष्काम कर्म और ईश्वरीय चेतना की ओर ले जाए। क्या है गीता के अनुसार शिक्षा? वह कार्य जिसे जो मतलब ज्ञान और अज्ञान मोह मोह माया और अज्ञान से मुक्त कर उसे किस निष्कर्म और कार्य और ईश्वरीय चेतना की ओर ले जाए, वह गीता के अनुसार शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के दर्शन क्या हैं? प्रयोजनवादी शिक्षा के दर्शन के गुण, मतलब हाँ, आपको एक और बात बता देता हूं मैं, क्या कि जो ये क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य, ये आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बहुत ही जरूर करके जाएं। ये कई बार पूछा गया है, हर साल शायद ही पूछा जाता है, हर साल। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा के दर्शन के गुण। ये भी बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन है 20 से लेकर 10 क्वेश्चन जो ऊपर के, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि आने की संभावना है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% यही आएंगे, लेकिन आने की 99.99 संभावना है। आपके सेट में नहीं तो किसी और के सेट में जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अगला क्या है, प्रयोजनवादी दर्शन के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। कैसे हैं? नंबर 1, पहला गुण क्या है? पहला गुण है प्रयोजनवादी शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के प्रचलित 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 शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस शिक्षा दर्शन ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी व घिसी-पिटी परंपराओं का विरोध किया है। क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन ने जो प्रचलित शिक्षा के जो वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को जो अनुकूल रूप दिया प्रदान किया है, जो उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस शिक्षा के अनुसार क्या दर्शन ने शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें जो प्रचलित पुरानी घिसी पिटी परंपराओं का क्या किया है, विरोध किया है। अगला क्या है? अगला है दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया। इस शिक्षा व्यवस्था के विचारों की अपेक्षा क्रिया की अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब क्या है, प्रयोजनवाद शिक्षा में जो क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया, इस शिक्षा व्यवस्था में विचारों की अपेक्षा क्रिया का अध्ययन अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा क्या है, प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई जैसी नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम तथा संगठित इकाई आदि अवधारणाएं प्रदान हैं। चौथा गुण क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण सराहनीय है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण सराहनीय है। पांचवा गुण है प्रयोजनवाद के शिक्षक में अनुशासन की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जाती है जो उल्लेखनीय है। छठा गुण क्या है? छठा गुण है इस विचारधारा ने विद्यालय को
एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इस प्रकार विद्यालय समाज का एक सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रयोजनवादी जो शिक्षा है उसके दोष भी पूछे जाते हैं। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से प्रयोजनवाद और के गुण तथा दोषों का विस्तार से संक्षेप में लिखिए। तो क्या है प्रयोजनवाद के गुण? जहां एक ओर प्रयोजनवाद में गुण, वहीं दूसरी ओर अन्य विभिन्न प्रणालियों के ही समान प्रयोजनवाद में कुछ दोष भी हैं। इसके कुछ मुख्य दोष निम्नलिखित वर्णित हैं। पहला दोष क्या है? पहला दोष है प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन पूर्णता भौतिकता का समर्थक है। इस विचारधारा में आध्यात्मिकता मूल्यों की हर प्रकार से अवहेलना की गई है। परंतु यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो जीवन में एक आध्यात्मिक मूल्यों का भी समुचित महत्व व स्थान है। इस प्रकार परियोजनावाद एकांगी शिक्षा दर्शन के प्रस्तुत करती है। दूसरा दोष क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन की उपयोगिता को सर्वाधिक महत्व दिया है तथा सत्य का निर्धारण भी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। यह मान्यता उचित नहीं। इसके अतिरिक्त प्रयोजनवाद ने सत्य को शाश्वत न मानकर परिवर्तनशील स्वीकार किया है। यह धारणा भी उचित नहीं। अगला है तीसरा दोष, इस शिक्षा दर्शन में संस्कृति आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा उन्हें समुचित महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारण। चौथा गुण दोष क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारण एवं निश्चित उद्देश्य नहीं। यह भी आलोचना का विषय है। पांचवा है प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्रचलित आदर्शों मान्यताओं का विरोध किया। यह दृष्टिकोण भी उचित प्रतीत नहीं होता। इसके जो गुण दोषों के बाद इसलिए क्या है? ये एक निष्कर्ष है। प्रयोजन के गुण दोषों के उपयुक्त वर्णन से उपरांत इस शिक्षा दर्शन का तटस्थ मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रयोजनवाद ने अनेक नवीन धारणाएं प्रस्तुत की हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रेरित किया है। प्रयोजनवाद का मूल्यांकन रस्क ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि प्रयोजनवाद नवीन आदर्शवाद के विकास में एक चरण मात्र है। यह नवीन आदर्शवाद ऐसा होगा जो सदैव जीवन की वास्तविकता का ध्यान रखेगा और व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा। इसके साथ ही संस्कृति का निर्माण करेगा जो कुशलता का पुष्प होती है। तो हमारा क्वेश्चन 28 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। बहुत ही ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। विवेकानंद जी के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन शिक्षा नहीं है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि बालक के मस्तिष्क में बाहर से दूसरे हुए ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जाता। इस प्रकार की केवल विभिन्न सूचनाएं या जानकारियां एकमात्र कर लेना ही शिक्षा नहीं। स्वामी जी ने कहा, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संचार के सर्वश्रेष्ठ संत होते।
तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते तथा कौन बन जाते? विश्वकोश ऋषि बन जाते। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के अर्थ को सकारात्मक रूप से भी स्पष्ट किया है। ला उनके अनुसार मनुष्य में निहित ज्ञान को प्रकट करना ही शिक्षा है। उनके शब्दों में शिक्षा मनुष्य में निहित उस पूर्णता का प्रसार है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के जो उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है, स्वामी जी ने आत्मानुभूति को ही जीवन की अंतिम उद्देश्य स्वीकार किया है, परंतु इस अंतिम उद्देश्य के लिए उन्होंने शरीर संबंध भौतिक साधनों उपसाधनों के महत्व को स्वीकार किया है। उन्हें शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। क्या है इनका जो संक्षिप्त वर्णन? एक क्या है? पहला पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है? शरीर पक्ष का विकास। शरीर पक्ष का विकास विवेकानंद जी ने आत्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के महत्व को भी स्वीकार किया है। अतः उन्हें स्पष्ट किया है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शारीरिक विकास भी है। वे शारीरिक विकास को आत्मिक शिक्षा के लिए आवश्यक शर्त मानते हैं। उनका कहना था कि नवयुवक हर प्रकार से बलवान एवं स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? बौद्धिक विकास बुद्धि मनुष्य की विशिष्टता है जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न एवं उच्च स्थापित करती है। इस स्थिति में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बौद्धिक विकास भी माना जाना चाहिए। स्वामी जी बुद्धि को ज्ञान भक्ति एवं योग के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार करते थे। बौद्धिक विकास का विशेष महत्व है। तीसरा बिंदु क्या है? आध्यात्मिक विकास वेदांती होने के कारण विवेकानंद जी आध्यात्मिक विकास को सर्वाधिक महत्व देते थे। अतः उनके अनुसार शिक्षा का रूप ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक विकास की दिशा में अग्रसर करता हो। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मा ज्ञान की प्राप्ति ही माना गया है। चौथा बिंदु क्या है? चरित्र नैतिक तथा धार्मिक विकास। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में चरित्र नैतिक धर्म को विशेष महत्व दिया है। अतः उनके अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र नैतिक धार्मिक विकास करना भी होना चाहिए। उनका विचार था कि संयम एवं नियम पूर्ण जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति को बल प्राप्ति होती है। अगला क्या है? प्रयोजनवादी के गुण। ये तो हमने पढ़ लिया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रयोजनवादी के गुण शिक्षा दर्शन के गुण प्रचलित वर्तमान परिस्थितियों आवश्यकताओं अनुकूल प्रदान करने या इस शिक्षा के दर्शन क्षेत्र को प्रचलित घिसी-पिटी। हाँ ये तो रिपीट हो गया, सॉरी। तो एक मिनट से देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन कैसा है, आप पढ़ लेना, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दलितों के लिए क्या? दलितों के लिए शिक्षा विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार दीजिए। इनके विचार क्या थे दलितों की शिक्षा के लिए? तो इनके क्या विचार थे देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा, प्रेसिडेंसी की जनगणना रिपोर्ट ने विभिन्न जातियों में शिक्षा के विकास की तुलना कुल जनसंख्या के 4 भागों में बांटा है। पहला विकसित हिंदुओं का, दूसरा वर्गों में मध्यवर्ती हिंदू आते हैं और इस वर्ग में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब राजनीतिक उद्देश्य के लिए गैर ब्राह्मण जैसे मराठा,
अन्य संबंधी जातियां कहा जाता है। इसी क्रम में आगे कहता है, आगे क्या है, इसी क्रम में आगे तीसरा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ी जातियों का है, जिसमें दलित वर्ग, पिछड़ी आदिम आदिम जातियां और अपराधी आदिम जातियां शामिल हैं। चौथे वर्ग में मुसलमान आते हैं। शिक्षा के मामले में इन विभिन्न जातियों के तुलनात्मक प्रगति बहुत भारी असमानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए चिंता का मूल विषय था देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं, देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं। वे कहते हैं कि यह देश विभिन्न जातियों से मिलकर बना है। इन सभी जातियों के समाज में स्थान और विकास एक समान नहीं है। आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जिस तरह बाधित हैं उस तरह कोई भी दूसरी जाति नहीं। इसलिए मेरा विचार है कि उनके लिए एक सहानुभूतिपूर्ण रवैये का सिद्धांत अपनाया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि पिछड़ी जातियां की स्थिति मुसलमानों से बहुत खराब है और मेरा केवल यही निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के वे सबसे अधिकतर हकदार हैं और उन्हें वास्तव में यह अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार इसे मामले में सरकार द्वारा मुसलमानों की अपेक्षा पिछड़ी जाति की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं, जो हमारा विद्यालय है वह केवल ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं, बल्कि यह एक छोटा सा समाज होता है। यहाँ का माहौल कैसा होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है। यहाँ का माहौल कैसा होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है। शिक्षकों का व्यवहार, अगर टीचर बच्चों के साथ प्यार और दोस्ताना तरीके से रहते हैं तो स्कूल का माहौल अच्छा रहता है। अगर टीचर बहुत ज्यादा सख्त या डरावने हो तो बच्चे घबराए हुए रहते हैं। बच्चों के बीच आपसी संबंध स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं बहुत जरूरी है। अगर बच्चों में दोस्ती और मदद करने की भावना है तो माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा या बुलिंग चिढ़ाना हो तो वातावरण खराब बनेगा। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का नेतृत्व स्कूल का मुखिया जैसा होगा, पूरा स्कूल वैसा ही चलेगा। अगर प्रिंसिपल नियम कानून और अनुशासन के साथ सबकी बात सुनने वाला तो स्कूल का संगठन मजबूत रहता है। स्कूल में अनुशासन कैसा? क्या नियम सबके लिए बराबर? जहाँ नियम स्पष्ट और सही होते हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण शांत और व्यवस्थित रहता है। सांस्कृतिक और खेल की गतिविधियां, स्कूल में होने वाले फंक्शन, खेलकूद, त्योहार, सेलिब्रेशन बच्चों को एक दूसरे के करीब लाता है और भाईचारे की भावना बढ़ाता है। सुविधाएं और संसाधन, बैठने की अच्छी जगह, साफ सफाई और खेल का मैदान भी बच्चों के मन पर असर डालते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसे परिभाषित कीजिए। साधारण शब्दों में अर्थ।
सामाजिक परिवर्तन का क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सीधा मतलब है समाज के समाज के जीने के तरीके, सोच और रिश्तों में आने वाला बदलाव। समय के साथ जब हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं और काम करने के ढंग बदल जाते हैं तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्या है ये? जब समाज के जीने के तरीके, सोच और रिश्ते में आने वाले बदलाव के समय के साथ हमारे रीति रिवाज और परंपराएं और काम करने का ढंग बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले के समय लोग चिट्ठियां लिखते थे, आज मोबाइल से बात करते हैं। पहले शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, आज लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं। यह सब सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा विद्वानों के अनुसार इस तरह समझा जा सकता है। इस विद्वानों के अनुसार इस तरह समझा जाता है, समाज के ढांचे, स्ट्रक्चर और उसके काम करने के तरीके में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्या है? समाज के जो ढांचा मतलब समाज का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है और उसके जो काम करने के तरीके हैं और तरीकों में जो होने वाला बदलाव है, मतलब क्या उसके ढांचे और काम करने के तरीके में जो होने वाला बदलाव है वह क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं मेक ओवर एवं पेज के अनुसार उनकी परिभाषा क्या कहती है सामाजिक परिवर्तन में? सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से उन बदलते हुए दंगों से चीन से व्यक्ति एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो दोस्तों यह हमारी आज की क्लास संपन्न हुई। हमारे सभी क्वेश्चन कुशलता पूर्वक खत्म हो चुके हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं को आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमें जरूर बताएं कि हमारा जो पूरा आज का लेक्चर एजुकेशन का है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी अगले पेपर पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि इस चैनल पर अब रेगुलरली वीडियो आएंगी बीए की, 10th की और 12th लेवल क्लास की सभी की। मतलब इस पर इम्पोर्टेंट मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसी की क्लास चलेंगी। और अगले 2-3 दिनों में एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे वे अपने कॉलेज में अच्छा स्कोर पा सकें। अपनी सी प्यारी सी एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। जो ये सभी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आने की बहुत संभावना है। संभावना का मतलब है आ ही सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार जरूर पीडीएफ को पढ़ के जाएं या रिवीजन करके जाएं या उनके की पॉइंट्स को ठीक तरीका से पढ़ लें जिससे आप अपने एग्जाम हॉल में अच्छी तरीका से उसको अपने तरीके या अपने ढंग से बना के लिख सकें। जय हिंद, धन्यवाद।